आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दैनिक ट्रिब्यून से कमलेश भारती जी। उनसे जानते हैं हिसार की जो 7 विधानसभा सीट है उनमें क्या रुझान रहा, क्या फैक्टर चला और किस वजह से कामयाबी मिली। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जो अपनी 7 विधानसभा है उसमें इलेक्शन हुआ है, उसका क्या फैक्टर रहा, पब्लिक या समीकरण या जो कार्यशैली है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें आप देखते हो कि कांग्रेस को सिर्फ एक वोट आई थी, एक आलमपुर क्षेत्र से जीती थी कुलदीप बिश्नोई, लेकिन वे भी भाजपा में शामिल हो गए थे। इस तरह हिसार जिला शून्य था कांग्रेस के लिए। तो ये इस बार 3 एमएलए कांग्रेस के बने हैं, आदमपुर से, इसके अलावा उकलाना से और नारनौल से। तो 3-4 से ये मैच छूटा, ये आप कह सकते हो। अब पहली जो महत्वपूर्ण और हॉट सीट रही जो मानी गई वह हिसार ही थी, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर कमल गुप्ता मंत्री थे और उनको ही भाजपा ने टिकट दी, जबकि अंदर ही अंदर उनका विरोध बहुत था और जनता उनके खिलाफ हो चुकी थी। ऐसे में जो दूसरी दावेदार थी टिकट की, श्रीमती सावित्री जिंदल, जो देश विदेश में अरबपति महिला के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन विनम्र हैं और बहुत ज़्यादा उनमें विनम्रता है। तो वे तो वैसे मना करने आई थी, उनका कहना है कि मैं मना करने आई थी कि मुझे टिकट नहीं मिली, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन उनके समर्थकों ने उनके पीछे पड़कर उन्हें चुनाव में निर्दलीय खड़े होने का कह दिया। तो यहाँ हिसार में सावित्री जिंदल जीती है, सेकंड कौन रहे और थर्ड कौन रहे, थोड़ा बता दो, दर्शक देख रहे हैं। इसमें यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दी थी रामनिवास राणा को, जो शैलजा गुट के माने जाते हैं। वो सेकंड रहे, वो द्वितीय स्थान पर रहे। और जो मंत्री हमारे कमल गुप्ता जी, वो तीसरे स्थान पर रहे। चौथे स्थान पर पूर्व मेयर गौतम सरदाना रहे। बाकी अमित ग्रोवर भी खड़े थे, वो भी हार गए, वो आगे जगह बनती गई जो भी बनी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ यही था कि भाजपा से, जो कमल गुप्ता ने खुद मुझे कहा, मेरी बात हुई कि 5 लोग भाजपा में ही थे, खुद कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल, गौतम सरदाना और ये अमित ग्रोवर, तरुण जैन। लेकिन जब टिकट मिल गई कमल गुप्ता को तो ये 4 लोग निर्दलीय खड़े हो गए। इसलिए जो फैक्टर रहा भाजपा के लिए वह हुआ कि इनके वोट बंट गए। लेकिन चूंकि इनका प्रबंधन बहुत अच्छा था, सावित्री जिंदल का बहुत बढ़िया इनका सारा प्रबंध था, परिवार था, और लोग भी, चूंकि ये बार बार बात आ रही थी कि कमल गुप्ता को इस बार वे पसंद नहीं कर रहे थे, उनको एक प्रत्याशी चाहिए था जो एक मजबूत प्रत्याशी हो, और वह उनको सावित्री जिंदल के रूप में मिल गया और उन्होंने इनको चुन लिया। और बरवाला की तरफ रुख करते हैं। बरवाला में क्या रुझान हुआ? पहली बार कमल का फूल खिला है, उसके लिए थोड़ा से हरियाणा बने हैं जब से। तो खैर उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर रणवीर गंगवा, जो डिप्टी स्पीकर थे, जो नलवा से 2 बार बन चुके थे, उनको रणधीर पनिहार के कारण बरवाला में शिफ्ट कर दिया, टिकट दे दी गई। और कांग्रेस से रामनिवास घोड़ेला, वो पहले भी दावेदार थे, 2 बार वहां से चुनाव लड़ चुके थे, 1 बार जीते भी हैं। तो कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, जबकि शैलजा गुट के भूपेंद्र गंगवा को टिकट नहीं मिला। फिर इनेलो ने टिकट दिया संजना सातरोड को। संजना पहले कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, मेरी जानकारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने बताया, वो टिकट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। फिर उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा था वो रैली करने जा रही थी, तो मैंने पूछा भी कि रैली में आएगा कौन? कहते कोई नहीं, मैं ही बोलूंगी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, यदि मैं निर्दलीय लड़ूंगी या फिर
कोई पार्टी चाहेगी तो मेरे पास आएगी, मुझे टिकट देगी। पार्टी आगे इनेलो, इनेलो ने टिकट दे दिया। तो इस तरह से संजना सातरोड़ इनेलो की प्रत्याशी बन गई। कुछ वह युवा है, वकील है, महिला है, और उसका संपर्क भी था। वह लगातार बरवाड़ा के खास तौर पे महिलाओं से जुड़ी हुई थी, उनको तीर्थ यात्राएं भी करवाती थी बस से ले आकर। तो इस तरह से संजना सातरोड़ ने वह मुकाबला त्रिकोणा बना दिया। और इसमें पहले भी ये कह रहा था कि संजना अभी इस हालत में नहीं है कि वह जीत जाए, लेकिन वह या तो रणवीर गंगवा का या रामनिवास घोडेला का समीकरण बिगाड़ देगी, और वही हुआ। उसने समीकरण घोडेला का बिगाड़ा, घोडेला को हार मिली, और वो भी लगातार तीसरी बार से हार गए, तीसरी बार। और मिला किसको? रणवीर गंगवा को, कि जो आप कह रहे हो 52 साल बाद पहली बार वहां कमल के प्रत्याशी को जीत मिली। तो अब उकलाना की तरफ रुख करते हैं। उकलाना में क्या समीकरण? उकलाना भी बहुत दिलचस्प कहा जा सकता है, क्योंकि उकलाना में ही प्रभुबाला गांव है, जो शैलजा का गांव है। तो शैलजा वरिष्ठ नेत्री है कांग्रेस की, वे स्वयं लड़ना चाहती थी यहाँ से, लेकिन कांग्रेस ने ये एक प्रकार से आदेश दे दिया कि जो सांसद हैं के बाद मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकते हैं। इस तरह से शैलजा ने फिर अपने भतीजे हर्ष के लिए टिकट मांगी, जो वह नहीं मिली उनको। उसकी बजाय नरेश सेलवाल को टिकट मिली, जो हुड्डा गुट से हैं। तो नरेश सेलवाल को हालांकि राजनीति में लाने वाली शैलजा ही थी। पहली बार टिकट वे लेके आई थी, दूसरी बार उनको निकाल ही दिया गया। शैलजा अध्यक्ष थी, उनको कांग्रेस से निकाल दिया। टिकट तो क्या ही मिलना था, फिर वो निर्दलीय लड़े, हार गए। इस बार कांग्रेस ने टिकट दी और वे जीत गए, उठाना पड़ा। क्योंकि अब नलवा जो था, वो आप जानते हैं कि मंत्री भी बने, लेकिन नैना चौटाला ने जो बात कही बड़ी चर्चा में आई कि ये तो काला नाग है, इसने हमें धोखा दिया, अब आगे चलिए। ये आगे नलवा है, नलवा में क्या समीकरण रहा और किसकी जीत रही और क्यों जीत रही? नलवा में भी बहुत मजेदार बात थी कि टिकट के प्रबल दावेदार थे कांग्रेस की ओर से प्रोफेसर संपत सिंह, और वे लगातार लोगों के टच में भी थे, गांव में के संपर्क में भी जाते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। और पिछले चुनाव में भी उनकी टिकट कट गई थी, और रणधीर पनिहार को कुलदीप बिश्नोई लेकर आ गए थे। तो इस तरह से 2 बार संपत सिंह वहां टिकट से वंचित रहे, जबकि नलवा जब विधानसभा क्षेत्र बना था, सबसे पहले एमएलए बनने वाले प्रोफेसर संपत सिंह थे। उन्होंने विकास भी करवाया जो गिनाते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। टिकट मिला अनिल मान को, और दीपेंद्र हुड्डा प्रोफेसर संपत सिंह को मनाने के लिए आए। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया था, वह उन्होंने वापस करवाया। खैर ये तो एक बात रही। अब रणधीर पनिहार कुलदीप बिश्नोई के साथ थे, इसलिए उन्होंने इस बार भी उसकी टिकट रणधीर पनिहार की कुलदीप बिश्नोई लेकर आए, जबकि रणवीर गंगवा को वहां से बरवाला शिफ्ट किया गया। ये 2 हो गए प्रत्याशी। अब तीसरे प्रत्याशी जो थे वो वीरेंद्र चौधरी, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और अच्छे वोट लेकर गए थे, काफी लोगों के संपर्क में रहे, युवाओं के संपर्क में रहे, उन्होंने काफी अपनी ओर से काम भी किया, लेकिन इस बार उनके वोट पिछली बार से भी कम आए। और आदमपुर में क्या हुआ? हरियाणा अलग होने के बाद में पहली बार कोई अलग करिश्मा हो गया। हाँ, आदमपुर का जो मामला है वह पूरे हरियाणा में चर्चित है। वो भी एक अपने आप में हॉट सीट रहता है, क्योंकि चौधरी भजनलाल यहाँ से सन 1968 से जीतते आए, और हर बार उनके परिवार का ही कोई ना कोई जो व्यक्ति वो जीतता रहा। उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी भी यहाँ से एमएलए बनी, रेणुका बिश्नोई एमएलए बनी, कुलदीप बिश्नोई एमएलए बने, फिर बब्बे बिश्नोई भी एमएलए बने। तो पिछली बार भी 1.5 साल पहले जब वो उपचुनाव लड़े थे, तो तब भी उनका मुकाबला काफी टफ हो गया था, लेकिन वह पूरा जो मंत्रिमंडल था तो उनके लिए आया। मनोहर खट्टर जी आए, पूरे मंत्री आए, वो गांव में छा गए। इस तरह से वह सीट बचा कर लेकर आए थे। इस बार कोई आ नहीं सकता था, सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी जीते।
तो अब जाकर इनको अपना जो असली पता चला, जब चंद्र प्रकाश जो थे आईएएस अधिकारी रहे हैं और वे भी इनके परिवार के निकट हैं। उनके चाचा जी पंडित रामजी लाल वे भजन लाल जी के दाएं हाथ माने जाते थे। लेकिन टिकट उनको मिला, वो नलवा से चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको आनंदपुर से दे दिया। और वहाँ एक युवा लड़की रेनू चहल आपसे टिकट मांग रही थी और वो बाई इलेक्शन में बड़ी एक्टिव थी सतेंद्र के लिए, काफी उसने भाग दौड़ की थी उसके लिए। जब उसको आपने टिकट नहीं दी, टिकट दे दी भूपेंद्र बेनीवाल को, तो वहां से वह निर्दलीय खड़ी हो गई। लेकिन चंद्र प्रकाश जी ने और कांग्रेस ने उसको मना लिया। उसने अपना नामांकन वापस लिया और चंद्र प्रकाश जी को समर्थन ये कहकर दिया कि मैं भव्य को हराना चाहती हूँ। और वो लड़की जैसी भी उसने कहा, जैसी भी उसने दुआ की, मेहनत की, वो सफल हो गई। चंद्र प्रकाश जी जीत गए। चंद्र प्रकाश के लिए, जैसा आप बार बार कहते हैं, सुभाष चंद्र जी ने भी काम किया। उन्होंने उनको समर्थन ही नहीं दिया, उनके साथ गांव में गए भी। ये बड़ी बात थी, क्योंकि वे भी आलमपुर क्षेत्र के रहने वाले। एक और चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र ने हिसार के 7 में से 4 सावित्री जिंदल 4 को समर्थन दिया। जबकि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले जब सावित्री जिंदल जी हारी थी 10 साल पहले, तो उन्होंने कमल गुप्ता को समर्थन दिया था और नवीन जिंदल के भी खिलाफ थे। लेकिन इन 10 सालों में उनका भ्रम टूट गया और उन्होंने कमल गुप्ता जी का जब फोन आया कि बड़े भाई मेरी मदद करो, उन्होंने कहा पहले मैं कहाँ था, पहले आपने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी दिवाली पे याद नहीं किया, कभी होली पे याद नहीं किया, अब चुनाव आ गया तो याद कर रहे हो, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो साफ इनकार कर दिया और बाकायदा उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया कि मैं सावित्री जिंदल को हिसार से मदद दे रहा हूँ। इसी तरह से उन्होंने इधर रणवीर गंगवा को अपना समर्थन दिया, नलवा में रणधीर पनियार को। तो उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों को हिसार में प्रभावित किया और जिसको भी उन्होंने समर्थन दिया वे सभी सफल रहे। तो नारनौद का क्या रुख है? नारनौद में तो बड़ी बड़ी तोप भी इलेक्शन में खड़ी थी, क्या हाल हुआ उनका? नारनौद में दूसरी बार लगातार कैप्टन मन्नू हार गए। हालांकि वे पहले लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और जनवरी में सक्रिय भी हुए थे। उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी अपने स्कूल में, जो इनका स्कूल है 16-17 में, सर्दियों के दिन थे, मुझे याद, मैं भी गया था, बहुत लोग आए थे। तो तब ऐसा लग रहा था कि उनको लोकसभा का टिकट भाजपा देने जा रही, लेकिन वह टिकट मिला चौधरी रंजीत सिंह को, इसलिए वो फिर शांत हो गए। अब जब आया चुनाव फिर उनको नारनौद से उतार दिया और कांग्रेस ने उतारा बिल्कुल युवा प्रत्याशी, नया प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़। हालांकि वहां भी शैलजा मांग रही थी टिकट अपने ओएसटी के लिए, डॉक्टर अजय चौधरी के लिए। और चुनाव से पहले बहुत बड़ी वहां रैली भी की नारनौद में, अनाज मंडी में, अजय चौधरी के पक्ष में, और काफी लोग आए थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन टिकट नहीं मिली, तो टिकट मिली जस्सी पेटवाड़ को। और वह जो युवा लड़का, युवा कह सकते हैं, बिल्कुल 34 साल का, उसने कैप्टन मन्नू को हरा दिया। क्योंकि कैप्टन मन्नू चाहे रहने वाले वहीं के हैं, वहीं उनका गांव है नारनौद के क्षेत्र में, लेकिन वह रहते रोहतक है, ससुराल उनकी हिसार है, अखबार में भी उनका दफ्तर यहाँ है। फिर भी वे अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के पास बहुत कम जाते रहे हैं। ये उनके ऊपर एक आरोप है कि कम जाते हैं, कम लोगों में मिलते हैं, कम लोगों से मिलते जुलते हैं, जिससे लोगों ने उन्हें नकार दिया। और हास्य की बात करें तो हास्य में क्या समीकरण रहा? हास्य में हालांकि दोनों पंजाबी खड़े थे, विनोद भैयाना भी और जो राहुल मक्कड़ भी। राहुल मक्कड़ का एक पॉजिटिव पॉइंट था कि वे अमीर चंद मक्कड़ जैसे जो मंत्री रहे भजनलाल जी के साथ, उनके पोते, लेकिन उनको इसका कोई फायदा उठाना आया नहीं। शायद ये माना जा रहा है कि वो उनके अंदर था कि किसान आंदोलन मेरी मदद कर देगा अपने आप, या मैं उनका पोता हूँ तो लोग मुझे वोट दे देंगे। जबकि विनोद भैयाना वहाँ से जीतते आ रहे और वो पहले हुड्डा जी के साथ भी रहे, तब CPS थे,
वो हालांकि उस समय हजगां से जीते थे, लेकिन उन्होंने समर्थन दे दिया था हुड्डा जी को। उसके बाद अब वो इस काम में लगे थे कि हांसी को जिला बनाया जाए, और वह उन्होंने लोगों को विश्वास दिला दिया कि चुनाव जीतने दो, सरकार आने दो, मैं हांसी को जिला बनवा दूंगा। तो ठीक है, वो अपना विश्वास दिलाया, जीत गए। तो अब जो नई सरकार बनेगी, नया मंत्रिमंडल बनेगा, तो देखने की बात यह है कि हिसार के जो विधायक है उनको क्या कुछ मिलने वाला है, कुछ आपका आंकलन? हिसार ने अच्छी भूमिका निभाई है भाजपा के लिए, तो किसी न किसी को तो मंत्री पद मिलेगा। पहले कमल गुप्ता जी को मिलता रहा, और मुझे लगता है कहीं सवित्री जिंदल जी भी, क्योंकि उन्होंने पूरे चुनाव में, अगर आपने भी गौर किया, एक बार भी भाजपा पर कोई उंगली नहीं रखी, भाजपा की कोई आलोचना नहीं की, क्योंकि उनका बेटा नवीन जिंदल भाजपा से सांसद थे, और वो प्रचार करने आए भी नहीं, लेकिन उनके विजय श्री के जुलूस में नवीन जिंदल आए, और शाम को ही वे नायब सिंह सैनी से मिलते नजर आए। तो इस तरह से आप ये मानकर चल सकते हो कि सवित्री जिंदल भी भाजपा में ही हैं या भाजपा के करीब हैं, उनको भी बनाया। तो रणवीर गंगवा को कुछ? रणवीर गंगवा पहले डिप्टी स्पीकर रहे और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, हो सकता है उनका दांव लग जाए। अब देखना पड़ेगा भी किसका दांव लगता है, ये बड़ी बात है। तो ये थे कमलेश भारती जी, आप बने रहिए BL न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो गया।